हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दें और ऑल बटन जो है सब्सक्रिप्शन के सामने, तो प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री है, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन हैज़ लीड to an increase in various types of organization. Every organization therefore requires one such person on whom the individuals or organizations can entrust the person with responsibilities. इसका मतलब ये है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन हमारे देश में आया है, उसके साथ ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी उभरे हैं, आए हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई है, फैक्ट्रीज आई है ना, अलग अलग तरह की कंपनीज आई है, उसे कहेंगे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है इन इंडस्ट्रीज जब ये आई है तो इन्होंने नए तरीके की टेक्निक्स अपनाई है, नए तरह का सिस्टम अपनाया है, एक मैनेजमेंट अपनाया है, जिसके वजह से ये ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी बड़े पैमाने पे बढ़ चुके हैं, आ चुके हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, अभी इन्हें देखने के लिए एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयरफॉर रिक्वायर्स, अभी एक बंदा एटलीस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए ही चाहिए, जो ट्रस्टवर्दी हो। ट्रस्टवर्दी मतलब जो भरोसेमंद हो, जिसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाद सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The concept of secretary has expanded and is required by almost all types of organization. वही मैंने पहले कहा, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन को एक भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत होती ही होती है, और उसका नाम हम देते हैं सेक्रेटरी। अब ये जैसे जैसे वक्त आया है उस हिसाब से बढ़ता गया है, लाइक आफ्टर इंडिपेंडेंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो सेक्रेटरी, ये जो कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे बहुत ही एक्सपांड हुआ है, मतलब काफ़ी बदलाव भी आ चुके हैं उसके ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसके टाइप्स में। ईच सेक्रेटरी परफॉर्म्स द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर। अब जो सेक्रेटरी होता है उसके ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन की, और एम्प्लॉयर के लिए भी वो एक ऐसा कहिए कि उसके बदले भी बहुत जगह वो अटेंड होता है। एम्प्लॉयर की जगह भी लाइक कोई एक जगह है जहाँ पर एम्प्लॉयर का जाना ज़रूरी है, लेकिन वो दूसरी मीटिंग में बिजी हो गया, तो वहाँ पर एज अ प्रॉक्सी बोल के या फिर एम्प्लॉयर के बदले सेक्रेटरी वहाँ पर अटेंड हो जाता है। तो मतलब एक वक्त में दो काम इजीली हो जाते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी दो टाइप्स के होते हैं। एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है, जिसके बारे में मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में भी काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, और दूसरा टाइप है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के नीचे और 5 टाइप्स हैं। पहला है सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट और एसोसिएशन। सेकंड, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। थर्ड, सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। फिफ्थ, अदर बॉडी कॉरपोरेट्स। अब ये कैसे याद करना है, मैंने आपको मेरे सेकंड वीडियो में बताया था कि अगर ज़्यादा पॉइंट्स हो तो किस तरह से, किस टेक्निक से आपको याद रखना है, क्योंकि 11th में आपको बहुत सारा लिखना होता है। तो ये पॉइंट्स लिखने का मैंने तरीका मेरे सेकंड वीडियो में बताया था, वहाँ जाके देख सकते हो। तो चलिए इनके बारे में और डीप स्टडी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिए, फिर भी एक शॉर्ट में मैंने एक नोट बनाया, चलिए पढ़ते हैं। पर्सनल सेक्रेटरी। द पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट जो होता है, ये काफ़ी पुराना, मतलब जब से बहुत ही पुराना सिस्टम है, बहुत पुराने वक्त से ये चला आ रहा है। A personal secretary is one who is appointed by busy individuals like industrialists, businessmen or professionals to conduct the correspondence and the day-to-day routine duties. अभी जैसे कि बड़े बड़े टाटा, बिरला, अंबानी, ये जो होते हैं लोग, या फिर ज़रूरी नहीं वही
कोई छोटे मोटे पैमाने पर भी जो कंपनीज होती है या कोई इंस्टीट्यूशन कोई खोलता है, तो ऐसे लोगों को भी पर्सनल सेक्रेटरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। किस लिए? कंडक्ट द कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डे टू डे रूटीन ड्यूटीज, मतलब रोज़मर्रा की जो ड्यूटीज होती है किसी एक एम्प्लॉयर की या एक मालिक की, तो वो हर जगह अटेंड नहीं हो सकता है, या सब कुछ एक ही इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो उसे एज अ हेल्पिंग हैंड भी कहेंगे हम। सेक्रेटरी काफ़ी हद तक वो मदद करता है। अपॉइंटमेंट पर्सनल सेक्रेटरी से कहेंगे। देन अभी पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? बिजी इंडिविजुअल्स appoint secretaries to look after other work so as to enable them to concentrate on their primary work। वही मैंने आपको पहले बताया कि जो लाइक डॉक्टर्स, लॉयर, इंजीनियर, सीए, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, मिनिस्टर्स, ये सब भी अपने पर्सनल सेक्रेटरी रखते हैं ताकि उन्हें एक हेल्पिंग हैंड मिले। लाइक अगर आप किसी डॉक्टर को विजिट कर रहे हो तो रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो रिसेप्शनिस्ट कम सेक्रेटरी ही होती है, बिकॉज वो आपको, वो डॉक्टर को काफ़ी हद तक मदद करती है, अटेंड करती है पेशेंट्स के रिकॉर्ड रखने के लिए, पेशेंट के अपॉइंटमेंट्स के लिए। अगर किसी पर्सनली मतलब कुछ वक्त के बाद अगर उसे टाइम टू टाइम अपॉइंटमेंट्स देने की ज़रूरत आन पड़ती है, मेडिसिन के उसको अलग अलग टाइप्स के मेडिसिन उसे देने हैं, तो उसके लिए वो सेक्रेटरी डॉक्टर को टाइम बाय टाइम रिमाइंडर भी देता है। काफ़ी हद तक ये पर्सनल सेक्रेटरी काम आता है। लॉयर्स के लिए भी होता है, डेट्स निकलवानी होती है कोर्ट से, इजंट इट? तो ये पर्सनल सेक्रेटरी वहाँ काम करते हैं। देन सीए होता है, सीए भी है तो वो पर्सनल सेक्रेटरी रखते हैं ताकि लाइक मार्च मार्च एंडिंग आता है तो सबको बैलेंस शीट एंड सब रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं, रखने के लिए भी पर्सनल सेक्रेटरीज मदद करते हैं। एक्टर्स का तो आपने मूवीज़ में देखा ही होगा। ओके। देन पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको भी काफ़ी हद तक ज़रूरत पड़ती है, उनके अपॉइंटमेंट्स, उनकी मीटिंग्स, उनके सत्कार एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए। देन इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सनल सेक्रेटरी। A personal secretary as such has no specific qualification, yet a graduation degree, good command over language is required. Knowledge of computers and internet skill have now become a necessity. The qualification depends on the requirement of employer's profession. अभी जो बंदा अपॉइंट कर रहा है सेक्रेटरी, उसके प्रोफेशन के हिसाब से या उसकी ज़रूरत के हिसाब से डिपेंड करता है कि उसे सेक्रेटरी में क्या खूबियाँ चाहिए, उस हिसाब से वो किसी इंसान को अपॉइंट कर लेता है। लाइक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे चाहिए तो वहाँ पर काफ़ी सारे डिग्रीज की ज़रूरत होती है। पर्सनल सेक्रेटरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई इंसान है जो अप टू डेट सब काम करता है, जो एम्प्लॉयर के हिसाब से सब काम ठीक हो रहा है, तो वो किसी कम पढ़े लिखे इंसान को भी अपॉइंट कर सकता है। लेकिन बेसिक अगर पूछा जाए कंपनी सॉरी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए, तो उसके लिए होगा ग्रेजुएशन डिग्री। ओके। और गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, इंग्लिश भी उसे आया तो बेहतर ही है इंग्लिश, ताकि क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में होते हैं आजकल। देन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, उसे रिकॉर्ड्स रखने में काफ़ी मदद होगा। इंटरनेट स्किल रहा तो और भी बेहतर, इज़न्ट इट? ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उसे मिल सके। और आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि सेक्रेटरी को कितने सारे स्किल्स उसमें होना चाहिए, तो वो सब के लिए ये क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाउ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय, अभी इसके अंदर भी मैंने आपको और 5 टाइप्स बताए थे, तो अभी हम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के बारे में देखते हैं। A secretary appointed by an institution or organization is called institutional secretary. Some institutional secretaries are, अभी ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंपनी हो गया, ये जो लोग किसी इंसान को अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी के पोजीशन पे, उसे ऑर्डर लेटर मिलता है सेक्रेटरी के पोजीशन का, तो उसे कहेंगे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। सम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी आर, अभी उनके बारे में डीप में देखते हैं। पहले तो मैंने आपको स्लाइड में बता दिया 5 टाइप्स। पहला है सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब होता है कि जिन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन तो खोल दिया है, लेकिन वो बेसिकली प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता है। ओके, चलिए देखते हैं।
A non-profit association means the organizations formed to promote social, educational, cultural, arts, sports activities with the intention of providing services and not to earn profits, है ना। जो कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक सोशल सोशल वर्क के लिए बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स एक साथ आते हैं 10-12, वो एक सोशल ग्रुप बना लेते हैं ताकि सोसाइटी के जो लोग हैं उन्हें हेल्प कर सके। ओके, उनका क्योंकि मेन मोटिव क्या होता है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड सर्विस टू दी मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप, ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन और ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी out of that group also. Okay, then educational like schools हो गया, colleges हो गया, ये भी actually non profit association में ही आते हैं। ये बात और है कि अभी educational institution काफ़ी पैसे कमाने में लग गए हैं, लेकिन they come under non profit association. Cultural, then जो डांस के डांस सिखाते हैं, ग्रुप्स होते हैं लाइक अपना जो टिपिकल अपना कोई डांस हर एक स्टेट का डांस होता है उसे प्रमोट करने के लिए भी, फोक डांस जिसे कहते हैं, प्रमोट करने के लिए भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं, वो भी रजिस्टर होते हैं, वो भी नॉन प्रॉफिट में आएगा। देन आर्ट्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, फुटबॉल का ग्रुप बनता है। देन क्रिकेट, ये जो सब होता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ विद, ये सब जो होते हैं मीन जिनका या फिर जो भी जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, दे ऑल कम अंडर नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। देन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट अभी ये जो इनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है, नॉन प्रॉफिट ये जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का सेक्रेटरी होता है, इसको अपॉइंट कैसे किया जाता है। अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन इज लुक्ड आफ्टर बाय मैनेजमेंट कमेटी विच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। एक कमेटी बनाई जाती है, लाइक मैंने आपको कहा कुछ लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप बनाते हैं, उसके अंदर इलेक्शन होता है, एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है और वो मैनेजमेंट कमेटी सेक्रेटरी अपॉइंट करती है। ओके, सेक्रेटरी में बी और फुल टाइम और पार्ट टाइम पर्सन वर्किंग ऑन सैलरी बेसिस और ऑनरेरियम बेसिस। लाइक सेक्रेटरी जो होता है वो फुल टाइम भी काम करने के लिए उसे अपॉइंट किया जा सकता है या पार्ट टाइम लाइक हाफ डे, और उसे कोई अगर वो उनके आपस में अगर डिसाइड हुआ है कि वो उसे कुछ सैलरी देंगे मंथली, या फिर ये भी हो सकता है कि वो ऑनर या मतलब अगर कुछ काम पर्टिकुलर बना के कुछ करके देता है तो वो काम के बेसिस पे उसे कुछ कमीशन काइंड ऑफ देंगे, तो वो भी हो सकता है। या लाइक अभी इसका जो एग्जांपल है, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये सब आते हैं नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में। नाउ क्वालिफिकेशन, अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए नॉन प्रॉफिट मेकिंग एसोसिएशन के लिए, देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर दिस टाइप ऑफ सेक्रेटरी। द सेक्रेटरी शुड बी एक्वेंटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो बेसिक फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन का, बस उसका काम वो अच्छे से कर ले, उसे कंप्यूटर का नॉलेज हो, फाइलिंग का नॉलेज हो, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स लोगों से अगर कोई इंक्वायरी करने के लिए आता है तो उनसे प्रॉपर बात करके, कॉरेस्पॉन्डेंस उनके साथ बात करके, या फिर कुछ मीटिंग्स वगैरह होती है, उसका कुछ लेटर या एजेंडा ये सब कुछ उसे आ जाए तो वो पर्सन अपॉइंट कर सकते हैं। आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज ऑफ फाइलिंग, कंप्यूटर, कॉरेस्पॉन्डेंस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन सेकंड आता है सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है उसके बारे में हम आगे जानते हैं, चलिए। A cooperative society is an association formed voluntarily by minimum 10 members or more. In Maharashtra, these societies are registered under the Maharashtra State Cooperative Society Act 1960. ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम्स में आएगा, और आपके ग्रेजुएशन के बाद अगर आप कोई गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर भी पूछा जाता है। ओके, तो क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी? जब 10 लोग मिलकर, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एसोसिएशन फॉर्म्ड वॉलंटरीली, मतलब अपने अपनी मर्जी से, जब 10 वॉलंटरीली मतलब अपनी अपनी मर्जी से, उन्हें फोर्स नहीं किया जाता, अपनी मर्जी से जब 10 लोग मिलकर
एक सोसाइटी बनाते हैं और उसे रजिस्टर किया जाता है अंडर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, उसे हम कहेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, अगर आप बिल्डिंग में रह रहे हो, सोसाइटी में रहते हो, उसे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। अगर आपका लेटर हेड होगा सोसाइटी का तो उस पर आप जाके पढ़िएगा, उस पर भी होता है। लाइक पूरा पहले, अभी तो काफ़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स बन जाती है, पहले 12 फ्लैट्स का एक बिल्डिंग बनता था अराउंड 30 इयर्स पहले। तो उसके अंदर 12 मेंबर्स हो जाते थे मिनिमम, यहाँ पर 10 मेंबर चाहिए, तो 12 मेंबर मिलके और जो बिल्डर होता है वो उनके नाम से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर कर देता है। और वो लोग मतलब ऐसा समझिए, आप जो सोसाइटी में फ्लैट में जो आप रह रहे हो ना, वो पूरी बिल्डिंग भी ही कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स। अभी ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, इसका मेन एम क्या होता है कि सिर्फ वो जो सोसाइटी की जो होती है ना, उसी को सर्विस प्रोवाइड करें मेंबर्स। मतलब बाहर जाके आपको कोई सोशल सोशल वर्क नहीं करना है। जो आपके लाइक आपके जो सोसाइटी होती है, आप जहाँ पर रह रहे हो, फ्लैट में रह रहे हो, वो जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग के लिए ही काम करते हैं। वो बिल्डिंग के बाहर निकल के ये जो आम लोग जो रास्ते पे घूम रहे हैं उनको मदद नहीं करते। ओके, मतलब उनका मेन मोटिव क्या होता है, पहले जो हमने देखा था जो पहले अपने हमने नॉन प्रॉफिट मेकिंग का देखा था, वहाँ का मोटो क्या था कि वो अपने ग्रुप का भी हेल्प करेंगे और बाहर के लोगों का भी हेल्प कर सकते हैं वो, क्योंकि उनका मेन एम ही है सोशल सर्विस प्रोवाइड करना। लेकिन यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, इनका मेन एम क्या होता है कि उनकी जो सोसाइटी के अंदर के जो लोग हैं ना, ओके, उन्हीं को सर्विस प्रोवाइड करनी है, उन्हीं को हेल्प करना है। उन्हें पानी बराबर मिलना चाहिए, उन्हें लाइक सोसाइटी में जो भी क्लीनिंग की जो फैसिलिटीज़ होती है वो सब बराबर मिलनी चाहिए। तो इसके और भी मतलब ये एक फ्लैट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेकिन ऐसे और भी आप जहाँ रह रहे हो वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और इसके अलावा और भी होती है। फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, कुछ लोग मिलके बैंक चालू कर देते हैं, है ना। देन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है, यही देखो मैंने कहा हाउसिंग सोसाइटी। देन कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स भी होते हैं, जहाँ पर कंज्यूमर के बारे में स्पेशली सोचा जाता है, देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट। अब इस सोसाइटी का सेक्रेटरी कैसे अपॉइंट होता है? द मेंबर्स इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड मैनेजमेंट कमेटी। अभी ये जो जितने भी आपके जो आप जो रह रहे हो, फॉर एग्जांपल जहाँ पर सोसाइटी में आप रह रहे हो, वहाँ पर एक कमेटी बनाई जाती है, मैनेजमेंट कमेटी। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी इज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी। अब आप आपकी सोसाइटी में भी कोई एक बंदा होगा जिसे आपने सेक्रेटरी अपॉइंट किया होगा। वो क्या करता होगा, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होंगे वो पूरे बराबर भरता होगा, आपके मेंटेनेंस के जो पैसे होंगे वो जमा के रखता रहेगा, है ना। उसी के पास जाके आप अपना मेंटेनेंस का पैसा देते होंगे, वो जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, क्लीनिंग चार्जेस, वो सब बेचारा देखता रहेगा। और साथ में जो आखिरी में बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ती है, आपका जो सोसाइटी है उसका ये भी सबमिट करना पड़ता है। लाइक क्या कहेंगे हम, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता होगा, पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट को दिखाना होता है, क्योंकि वो एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी है, कोई ऐसे तो आप रह नहीं रहे हो, रजिस्टर किया हुआ है। तो ये सारा काम है सेक्रेटरी का। जनरली सच सेक्रेटरी वर्क ऑन ऑनररी बेसिस। ऑनररी मतलब उन्हें वो जो काम करते हैं ना, तो उनको कुछ तो भी एक ऐसा जो काम करते हैं उनका पैसा थोड़ा बहुत दे दिया जाता है, भले सैलरी नहीं पर थोड़ा बहुत कमीशन टाइप। For large scale cooperative organization, secretary may be appointed as a full time employee on salary basis. अगर बहुत ही बड़ा है ऑर्गेनाइजेशन, लाइक 13-14 बिल्डिंग्स की सोसाइटी बनाई है, तो वहाँ पर फुल टाइम सेक्रेटरी भी रखते हैं, जो कि पूरा पूरा तरह से वो सैलरी के बेसिस पे पूरा दिन भर काम करेगा आपका। देन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? द सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी as such does not have specific qualifications. Secretary should have a good knowledge of the Cooperative Societies Act and should be at least graduate. यहाँ पर क्वालिफिकेशन इन्होंने बताया एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, और इसके पहले जो हमने नॉन प्रॉफिट का भी देखा उसका भी क्वालिफिकेशन लगभग ऐसा ही है। आगे जाते हैं, सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब ये देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है। A joint stock company is a form of organization which is considered to be the most suitable one for organizing business activities on a large scale.
अभी आपको कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट suitable one for organizing business activities on a large scale. A company secretary is considered to be one of the key officers of the company. Secretary is of a vital importance in modern business organization. अभी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं लार्ज स्केल पे, मीन्स बड़े पैमाने पे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वहाँ पर तो वहाँ वो क्या होगी, एक कंपनी फॉर्म हो जाएगी। मतलब हम छोटी मोटी बात नहीं कर रहे, अब हम बड़े पैमाने पे बड़ी बात कर रहे हैं। ओके, तो लाइक कंपनी फॉर्म हुई है, लाइक टाटा बिरला, अब हम उनकी बात करेंगे। अब आपके सोसाइटी से आप निकल जाइए, टाटा बिरला के पास आ जाइए। अब यहाँ पर जो कंपनी होती है ना, इनको तो ऑब्वियसली सेक्रेटरी की, कंपनी सेक्रेटरी की ज़रूरत होती ही है। ये बहुत ही अहम बंदा होता है, की ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी होता है। बहुत ही, इसको बहुत सारे सीक्रेट, ये मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में ही बताया, उसे बहुत सारे सीक्रेट्स पता होते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है, मीटिंग्स, एजेंडा, मिनट, सब कुछ। और जो ये वो बहुत ही वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट एक पोजीशन है मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसे अपॉइंट कैसे किया जाता है, तो इसे कैसे भी अपॉइंट नहीं कर सकते। द कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द टाइम द कंपनी इज फॉर्म टू लुक आफ्टर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। जैसे ही एक कंपनी फॉर्म होती है, फॉर्म होने के बाद जब रजिस्टर होती है, तो उसी वक्त एक इंसान को एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट करना ज़रूरी है। सेक्रेटरी वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होते हैं, लाइक जैसे हम पहले नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब हम बात कर रहे थे कि 10 लोग मिलके वो एक सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं, वो छोटे बेसिस पर हो गया। उसी तरह से यहाँ पर वो 10 लोग वहाँ के इम्पोर्टेंट हो गए। अब यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है। उन्हीं के लेवल के हम पकड़ लेंगे। लाइक यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो ऊपर की पोजीशन पे होते हैं, जिनके हाथ में बहुत सारा कंट्रोल होता है कंपनी का, बहुत ही अहम डिसीजंस लेते हैं। ये इनके पास में बहुत सारे शेयर्स होते हैं कंपनी के। इसमें जैसे कि आपने वर्ड सुने होंगे CEO, ये जो वर्ड सुने होंगे ना, ये सब हाई हाई लेवल के पोजीशन के नाम है। तो ये जो सब लोग होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अभी जो कैसे अपॉइंट होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब आप आगे पढ़ लोगे। लेकिन ये समझ लो कि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कंपनी के अंदर हाई पोजीशन पे होते हैं, जिनके हाथ में बहुत सारे अपना डिसीजंस लेने की ताकत होती है। ये लोग मिलकर कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज एज पर द, अभी यहाँ पर किसी को भी हम अपॉइंट नहीं कर सकते थे। पहले हम किसी भी ग्रेजुएट को उठा के, या ग्रेजुएट नहीं भी है तो अपॉइंट कर लेते थे नॉन प्रॉफिट में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। लेकिन कंपनी की जब बात आती है, तो बड़े पैमाने पे बात आती है, तो बात भी बड़ी होगी, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रूल्स तो डालने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज एज पर द कंपनी एक्ट 2013। Company secretary is included in the definition of KMPs. The concept of key managerial personnel has been introduced in the Companies Act 2000. Companies Act 2013 नाम का एक एक्ट है जो गवर्नमेंट ने बना है। उसके अंदर बहुत सारे गाइडलाइंस और रूल्स बेस्ड है कि किन बेसिस पर किन्हें आप फॉलो करके किस बंदे को आप कंपनी सेक्रेटरी बनाएंगे। लाइक उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कितना नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कितना टैलेंट होना चाहिए, सारा का सारा जितना भी रूल्स है वो सारा का सारा कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी दिया गया है, उस हिसाब से आपको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना होगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैनॉट लुक आफ्टर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब क्यों रखना है कंपनी में सेक्रेटरी को? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैंने वही बताया ना आपको कि ये हाई पोजीशन पे होते हैं। इनके पास डे टू डे अफेयर्स जो होता है कंपनी का, मतलब डे टू डे अफेयर्स का मतलब क्या होता है कि रोजमर्रा का जो काम होता है कंपनी का, वो बार बार उसके अंदर ताम झाम में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। देयरफॉर द टास्क इज गिवन टू सर्टेन मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी। इसीलिए ये जो काम होता है, ये कुछ मैनेजर्स को और एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कंपनी के, उन्हें दे दिया जाता है, जिसके अंदर सेक्रेटरी भी आता है। इसको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एज पर सेक्शन 203, ये आपको याद रखना होगा प्लीज। हाँ,
लर्न कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, पूरा का पूरा कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप चाहो तो वापस से रीड भी कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कॉपी डाउन कर सकते हो वहाँ से। As per Section 203 of Companies Act 2013, the company secretary must be a member of the Institution of Company Secretaries Act of India ICSI। ये मैंने आपको मेरे बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो कंपनी सेक्रेटरी होता है उन्हें कुछ डिग्री चाहिए होती है जिसे CS की डिग्री कहते हैं। ओके, यहाँ पर पूरी तरह से उन्हें आई थिंक वो 2 साल का कोर्स है, उसके अंदर वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते हैं, सिखाते हैं उस इंसान को कि उसको क्या क्वालिफिकेशन उसके अंदर रहना चाहिए। देन उसको जो स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है वो सब कुछ बराबर देकर उसे फुल ट्रेन करके वो उसे डिग्री दी जाती है, जो कि ICSI इंस्टीट्यूशन उसको देता है कि बाबा ये बंदा अभी सेक्रेटरी बनने के लायक है, इसे डिग्री दे दी हमने, अब आप इसे अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, नाउ तो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अभी हम जाएंगे सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ। ओके, गवर्नमेंट जो होते हैं उसके भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर भी सेक्रेटरी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर उनका क्या है चलो देखते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर दोज डिपार्टमेंट्स वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, ये सब कौन गवर्न करता है, उनका वर्किंग कौन दिखता है, मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद में बहुत सारे मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन मिनिस्टर्स के अंडर आते हैं, और इन मिनिस्टर्स का काम होता है सेंट्रल और कहाँ के होते हैं ये सब, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के। अपॉइंट कैसे करेंगे अभी यहाँ का सेक्रेटरी। इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, अ सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। जो सेक्रेटरी होता है ये बहुत ही अहम बंदा होता है मिनिस्ट्री और सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ऑफिस जहाँ पर काम किया जाता है, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है इसका हेड कौन होता है, सेक्रेटरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अभी गवर्नमेंट सेक्रेटरी बनने के लिए, आई एम सॉरी लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन हाँ चलिए कवर अप हो जाएगा ये सारे पॉइंट्स। द सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट नीड्स टू पोजेस अ ग्रेजुएट डिग्री, कम से कम BCom तो होना ही चाहिए, उसे कहते हैं ग्रेजुएशन डिग्री। ओके, जो भी है मतलब BCom तो आप कर रहे हो तो वो बी 5 साल का कोर्स कर लोगे आप तो BCom हो जाएगी। तो BCom हो गया, BA हो गया, BSc हो गया, ये सब ग्रेजुएशन का डिग्री है। वो गाइडलाइंस उनके प्रोवाइड करते हैं हर डिपार्टमेंट के हिसाब से, लेकिन ग्रेजुएशन तो रहना ही चाहिए। द सेक्रेटरी शुड पास द सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्टेड बाय द पब्लिक सर्विसेज कमीशन एंड बी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। IAS का जो एग्ज़ाम देते हैं ना, काफ़ी लोग उसके लिए मेहनत करते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उसे क्लियर आउट करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो IAS होता है इसका एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करोगे तो आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर आता है ये, तो वहाँ पर आपको सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट का पोजीशन मिल सकता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी देती हूँ। फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IFS इंडियन फॉरेन सर्विस इज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी। And please don't forget to press subscribe press bell icon guys. Don't forget to press subscribe, press all bell button icon. Do like, do share, comment how was the video, and after all it's free guys, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दे, और अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें ज़रूरत हो इस वीडियो की, जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी में गड़बड़ाए जाते हैं, तो उनके साथ शेयर करिए गाइस। मैं जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, बाय बाय। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। बाय।